हेलो दोस्तों, कोई भी इंसान किसी काम को बेवजह नहीं करता। इंसान हो, देश हो या गवर्नमेंट, हर कोई जब किसी काम को करता है तो उसके पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा होता है। सेम इसी तरह रशिया ने यूक्रेन पर ऐसे ही हमला नहीं किया होगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। इसके पीछे तो कई वजह है, पर उनमें से एक काफी बड़ी वजह भी है नाटो। तो आखिर ये नाटो है क्या? आज की वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से ही पता चला, ये अटलांटिक ओशन के नॉर्थ यानी कि उत्तर में स्थित देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कहने से ज्यादा इसे एक मिलिट्री अलायंस कहना सही होगा, और वैसे भी दुनिया के ज्यादातर देश इसे एक मिलिट्री अलायंस के रूप में देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री समूह है। ये इसलिए नहीं कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इसका सदस्य है और वही इसे लीड भी करता है, बल्कि इस ग्रुप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूरोपियन यूनियन से हैं, जो सभी काफी ज्यादा ताकतवर और डेवलप हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। पर ये बात तो शायद आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन एक मिलिट्री अलायंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है? दोस्तों, हम जब भी किसी देश के साथ किसी मिलिट्री अलायंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि दोनों देश एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे या ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मिलिट्री को ट्रेनिंग दे देंगे या जंग के वक्त वेपन्स को प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, ये बात सही भी है और ज्यादातर देशों के मिलिट्री अलायंस में ऐसा ही होता है, बट नाटो के केस में इनका मिलिट्री अलायंस न सिर्फ थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। पहली बात तो ये कि नाटो केवल लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। नाटो के सदस्य देश एक दूसरे देश को डेवलप होने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं जिससे कि नाटो के सदस्य देश डेवलप होते जाएं। पर नाटो का दिल और जान है इसका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि अगर किसी नाटो के सदस्य देश पर कोई हमला हो जाता है, तब सारे नाटो देश उसकी मदद के लिए दौड़कर जाएंगे। न सिर्फ हर पॉसिबल मदद करेंगे, बल्कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला करने वाला देश अल्टीमेटली पूरे नाटो का भी दुश्मन बन जाता है। इस वक्त नाटो में 30 देश शामिल हैं, यानी कि नाटो के अगर किसी एक देश पर आपने हमला किया तो आप इन 30 देशों से पंगा ले लेंगे, जो कि एक से बढ़कर एक ताकतवर और पावरफुल हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ अगर समझा जाए, क्योंकि डेनमार्क भी नाटो का एक मेंबर है, तो मान लीजिए किसी नॉन नाटो देश ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। अब कौन सी कंट्री को एग्जाम्पल के तौर पर डेनमार्क का दुश्मन बनाए? कुछ देर के लिए पाकिस्तान को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो अब अज्यूम कर लीजिए कि पाकिस्तान ने डेनमार्क पर अटैक कर दिया। अब पाकिस्तान एक काफी ताकतवर न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिसके सामने डेनमार्क जैसा कमजोर मिलिट्री वाला देश एक भी पल नहीं टिक पाएगा। जीतना तो दूर की बात है, डेनमार्क की मिलिट्री इतनी ज्यादा कमजोर है कि कुछ दिनों के लिए रशिया का मुकाबला जिस तरह से यूक्रेन कर रहा है, डेनमार्क इसका 10% भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि डेनमार्क नाटो का एक मेंबर है, इस वजह से डेनमार्क पर कोई भी देश अगर हमला करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेनमार्क पर हमला कर रहा है, बल्कि इसका सीधा मतलब है कि वो देश नाटो के पूरे सदस्य देशों पर हमला कर रहा है। इसका मतलब ये हमला अमेरिका पर भी हुआ, क्योंकि अमेरिका भी नाटो का एक देश है। अब बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो अमेरिका से पंगा लेना चाहेगा? इसीलिए कोई भी देश नाटो का कितना भी कमजोर हो, उससे उलझने में दुश्मन 100 दफा सोचता है। दोस्तों, जितना इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाला इसका काम है, इसकी हिस्ट्री भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। इस संगठन की स्थापना अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, के जरिए 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद एलाइड फोर्सेस आर्थिक और मिलिट्री दोनों ही रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में जो देश लड़ रहे थे वो दो समूहों में बटे थे। एक अलाइड फोर्सेस, जिनमें फ्रांस, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज शामिल थी। दूसरा था एक्सिस फोर्सेस, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश शामिल थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद अलाइड फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जैसी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली कंट्री सुपर पावर के रूप में उभर रही थी। सोवियत यूनियन ईस्ट यूरोप से लेकर वेस्ट यूरोप में भी अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैला रहा था। अभी कुछ ही महीने पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, जिससे अलाइड कंट्रीज बहुत ज्यादा कमजोर थी और वो धीरे धीरे खुद को सही करने में जुटी थी। ये अभी रिकवर करने
करने में जुटी ही थी कि सोवियत यूनियन ने इनका सिरदर्द बढ़ा दिया। कोई एक देश सोवियत यूनियन का बाल भी बांका कर सके, उस वक्त किसी में इतना दम नहीं था। इसीलिए मिलिट्री रिकवर करने के लिए और सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए अलाइड कंट्रीज के ज्यादा से ज्यादा देश एक साथ मिलकर ही काम कर सकते थे। इसकी शुरुआत करी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग ने। इन्होंने 1948 में ब्रुसेल्स ट्रीटी के तहत एक कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जिसे वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन कहा जाता था। यूनाइटेड किंगडम अमेरिका और कनाडा के साथ पहले से ही एक सीक्रेट मिलिट्री अलायंस बनाने की तैयारी में था। इस वक्त कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन सुपर पावर के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अभी सारे अलाइड कंट्रीज को लगने लगा था कि अलग अलग छोटे मिलिट्री अलायंस बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए किसी बड़े मिलिट्री अलायंस को बनाना होगा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। शुरुआती वक्त में यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग समेत 13 देश इसके मेंबर बने। 1952 में ग्रीस और तुर्की को भी इसमें शामिल किया गया। 1955 में वेस्ट जर्मनी भी नाटो का मेंबर बन गया। अब दोस्तों, वेस्ट जर्मनी कहां से आया? असल में 1949 में ही हिटलर का जर्मनी 2 भागों में टूट गया था। एक बना था वेस्ट जर्मनी जो अमेरिका, इंग्लैंड का एलाई था, वहीं एक था ईस्ट जर्मनी जो सोवियत यूनियन का करीबी था। हालांकि 1990 में दोनों जुड़कर एक जर्मनी बने जो आपके सामने आज मौजूद है। तो वेस्ट जर्मनी को नाटो में शामिल करना अलाइड कंट्रीज के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि ये सोवियत यूनियन वाले जर्मनी की बाउंड्री पर था, तो सोवियत का प्रभाव यहाँ घुसने के चांसेस काफी ज्यादा हाई थे। वेस्ट जर्मनी का नाटो से जुड़ना ही वार्सो ट्रीटी का कारण बना और फाइनली 1991 में नाटो की वजह से ही सोवियत यूनियन बिखर गया और इसमें से कई सारी कंट्रीज बनी। उन्हीं कंट्रीज में से एक यूक्रेन भी है। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देश भी नाटो का हिस्सा बन गए। नाटो का सबसे नया मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया है, जिसने साल 2020 में नाटो को ज्वाइन किया। रशिया नाटो का मेंबर नहीं बना, बट 2001 के बाद रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच रिलेशन काफी अच्छे होते गए। लेकिन जब यूक्रेन ने भी नाटो को ज्वाइन करने की बात की, तब रशिया के अंदर फिर से सोवियत यूनियन वाला भूत पैदा हो गया। रशिया के मुताबिक यूक्रेन का नाटो को ज्वाइन करना रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें तो रशिया का सोचना भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो एक तो यूक्रेन को पूरे यूरोप और अमेरिका का सपोर्ट मिल जाएगा, और जैसे सोवियत एरा के वक्त अमेरिका ने नाटो कंट्रीज में अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए थे, उसी तरह अमेरिका यूक्रेन को भी न्यूक्लियर वेपन्स थमा सकता है, जिससे रशिया की सिक्योरिटी काफी खतरे में आ जाएगी। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को हथिया लिया था, तब नाटो और अमेरिका ने पर्सनली रशिया पर काफी सारे प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई थी। सैंक्शन की वजह से पहले ही रशिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, ऊपर से यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की हलचलें तेज हो गई थी, जिस वजह से न चाहते हुए भी रशिया को यूक्रेन पर एक खतरनाक हमला करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रशिया ने जो किया वो अच्छी बात है, बल्कि ऐसा करना तो सबसे बुरा आइडिया था, क्योंकि इससे इवेंचुअली किसी भी देश के आम नागरिक ही सफर करते हैं। दोनों साइड ने अगर समझदारी दिखाते हुए आपस में बात की होती तो शायद ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। स्विफ्ट सैंक्शंस, जिसे मदर ऑफ ऑल सैंक्शन कहा जाता है, ये सैंक्शन रशिया पर लगाए गए हैं, जिससे रशिया पर डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। फ्रस्ट्रेशन में रशिया ने न्यूक्लियर वॉर तक की धमकी दे दी है। याद रखिए, रशिया ने आज तक जो धमकियां दी हैं, उन धमकियों को असलियत में उसने करके भी दिखाया है। इसीलिए सारे देशों ने अभी दोनों ही साइड्स को बिठाकर डिप्लोमेसी के जरिए ये विवाद सॉल्व करने की बात को रेज किया है। दोस्तों, नाटो के अलावा कुछ और वजह भी हैं जिनकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। डिटेल में जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नाटो के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।